हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 से चैप्टर नंबर 8। देखिए, यहाँ पर आज हम ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के कौन कौन से अवसर हैं और वहाँ पर अब लोग जो हैं कैसे रोजगार में वहाँ पर नियोजित हैं, तो इसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए, आजीविका के अवसरों की बात करने से पहले हमें पहले ये जानना होगा कि भाई रोजगार के कितने सेक्टर होते हैं। तो आपने पढ़ा है और आप सभी लोग अवगत भी हैं इस अवधारणा से कि हमने रोजगार को यहाँ पर आजीविका के अवसरों को हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इन तीन भागों में हमने डिवाइड कर लिया है। ठीक है, यानी इन तीन भागों से लोग आजीविका प्राप्त करते हैं। प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो कृषि कार्यों से जुड़ी होती हैं। ठीक है, इसमें खेती वगैरह आ जाती है, इसके अलावा खनन कार्य वगैरह आ जाती हैं। जमीन से जुड़े हुए क्रियाकलाप जो होते हैं वो यहाँ पर प्राथमिक कार्यों में रखे जाते हैं। ठीक है, प्राथमिक में रखे हैं। द्वितीयक कार्यों में वे कार्य रखे जाते हैं जिनसे विनिर्माण करते हैं, यानी कि हम जो प्राथमिक जो हमारा उत्पादन हो रहा है उसकी सहायता से हम उसे यानी उस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हुए प्रसंस्कृत करके बनाते हैं, तो वहाँ पर हमारा द्वितीयक कार्य हो जाते हैं। जैसे हमने मान लीजिए खेत यानी प्राथमिक कार्य से हमने जो गेहूं प्राप्त किया, अब गेहूं को हमने प्रसंस्कृत करके यहाँ पर हमने ब्रेड बना दिया, बिस्किट में कन्वर्ट कर दिया, तो द्वितीयक क्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, अब हमने भाई द्वितीयक में यहाँ पर जो माल हमारा तैयार हुआ इसको मार्केट में हमें भेजना है, दूर जगह तक इसका ऑर्डर लेना है, कहीं और हमें सप्लाई करनी है, तो वो सब जो क्रियाएं होती हैं वो सेवा क्षेत्र में आती हैं, जिसमें माल की ढुलाई, बैंकिंग, ठीक है, और वहाँ पर लेन देन संबंधी और जो क्रियाएं होती हैं वो तृतीय क्षेत्र में आ जाती हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर तीन क्षेत्रक होते हैं। ठीक है, और ये तीनों क्षेत्रक जो है अर्थव्यवस्था के, ठीक है, कहीं ना कहीं हर जगह देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पर अध्ययन इस किताब में यही करेंगे, यानी इस चैप्टर के अंतर्गत यही करेंगे कि क्या ग्रामीण परिवेश में ये तीनों क्षेत्रक मौजूद होते हैं या फिर इसमें से बहुलता कौन से क्षेत्र की होती है। तो आप सभी जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र का मतलब ही यही है कि लोग कृषि कार्यों में ज्यादा से ज्यादा संलग्न है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपका प्राथमिक क्षेत्रक जो है सबसे ऊपर होता है, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा संलग्न व्यक्ति जो पाए जाएंगे वो आपके प्राथमिक क्षेत्रक में पाए जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर द्वितीय क्षेत्रक नाम मात्र का होता ही नहीं है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्रक का मतलब क्या हुआ, विनिर्माण हुआ। विनिर्माण इतना बड़े पैमाने पर होता नहीं है, यहाँ पे विनिर्माण तो नगण्य या शून्य के बराबर ही मान लो। ठीक है, तृतीय क्षेत्रक में यहाँ पर कुछ सेवाएं आ जाती हैं, जैसे यहाँ पर कुछ सेवाओं का यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ सेवाएं जैसे तृतीयक में आ जाती हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लोग नर्स हैं, शिक्षक हैं, धोबी हैं, ठीक है, बुनकर हैं, नाई हैं, साइकिल ठीक करने वाले हैं, ठीक है, लोहार वगैरह हैं, ये यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तृतीयक क्षेत्रक में आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे बताई गई हैं। देखिए, यहाँ पर आज भी मैं आपको बताऊंगा कि पूरा चैप्टर जो कहानी के रूप में है। ठीक है, बीच बीच में पॉइंट में आपको नोट करवा दूंगा। ठीक है, यानी पूरा चैप्टर कहानी के रूप में है। ये कहानी जो ली गई है, कमलपट्टू एक गाँव है तमिलनाडु का, ठीक है, जो कि समुद्र तटीय गांव है। तो यहाँ की कहानी है, यानी यहाँ खेती के अलावा कोई और भी काम होते हैं, जैसे टोकरी बुनना है, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना, ये सब यहाँ पे काम होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम कलपट्टू की बात करें तो कलपट्टू में यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर कुछ लोग नर्स, शिक्षक, ये सब लोग यानी तृतीयक सेवाएं भी दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ दुकानदार और व्यापारी भी हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा बाजार भी है इसका, यानी छोटा सा बाजार का मतलब ये है कि यहाँ पर कई छोटी छोटी दुकानें हैं जिनमें चाय, सब्जी, कपड़े की दुकानें हैं। ठीक है, 2 दुकानें यहाँ पर बीज और खाद की भी हैं इस जो कलपट्टू वाले क्षेत्र में। ठीक है, 4 दुकानें ऐसी हैं जहां पर चाय के साथ साथ टिफिन भी मिलता है। टिफिन का अर्थ यहाँ पर इन्होंने ये लगाया है, टिफिन का मतलब ये है कि नाश्ता मान लीजिए, शाम का भोजन मान लीजिए। ठीक है, खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें, सुबह की इडली, डोसा, उपमा जो वहां पर खाए जाते हैं, वहां के व्यंजन है, पारंपरिक व्यंजन जो है वो बताए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर फिर वही बताया गया है कि भाई इनके बगल में कौन कौन सी दुकानें हैं, कैसे आर्थिक क्रियाकलाप चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाती हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर, ठीक है, मकान में बनाने में, वहां पर लॉरी चलाने में सहायता करते हैं, यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति गांव का जो है किसी ना किसी कार्य में संलग्न है। ठीक है, इनके पास जो गांव जो कमलपट्टू जो गांव है, जो आपका कमलपट्टू बोल रहा हूँ, कलपट्टू जो गांव है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्यतः चूंकि समुद्र तटीय गांव है, यहाँ पर धान की खेती प्रमुखता होती है। जमीन पर यहाँ पर मुख्यतः किसकी खेती होती है, धान की खेती होती है। इसके अलावा धान की खेती होने के अलावा यहाँ पर आम, नारियल के, कॉफी के बाग हैं, कपास और जो है केला, गन्ना भी उगाया जाता है यहाँ पर कुछ भाग में। ठीक है, तो ये सब चीजें बताई गई हैं यहाँ पर। तो इन सब कार्यों में लोग यहाँ पर संलग्न है, यानी यहाँ पर बताया गया है कि भाई कौन कौन से कार्य हैं। तो आपने यहाँ पर इस यानी कि ये पूरी भूमिका देख के आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर 2 तरह के केवल कार्य हैं, यानी कौन सा, एक तो प्राथमिक सेक्टर के कार्य हैं जो कृषि कार्य हो गए, और तृतीयक सेक्टर के कार्य हैं, यानी द्वितीयक सेक्टर का यहाँ पर अभाव है। देखिए, ये लिखना नहीं है, केवल आप समझते चलिए, यानी गांव की रूपरेखा है, तो गांव के बारे में अगर हम मान लीजिए मैं इस
गांव को नोट डाउन भी करवा दूं तो हर गांव की स्थिति एक जैसी नहीं होती है, हर गांव एक दूसरे से भिन्न होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है इसी वजह से। और पहली बात मैं आपको मैंने ये जो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक की अवधारणा इसलिए फिर से समझाई क्योंकि इसे अगर नहीं समझाता तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे यानी बड़े उद्योग धंधों का अभाव है, ठीक है। यहाँ पर कोई वैसे विनिर्माण के उद्योग नहीं है, ठीक है। यानी प्राथमिक वाले कृषि कार्य हैं, तृतीयक वाले आपने यहाँ पर देख लिए कौन कौन तृतीयक में थे, जो आपके सामने तृतीयक सेवाओं के रूप में ये वाले थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक कहानी है एक महिला की, तुलसी, ठीक है। तुलसी नाम की महिला है। यहाँ पर ये तुलसी नाम की जो महिला है, ठीक है, ये रामलिंगम एक है यानी जमींदार हैं, इनके पास काफ़ी सारी ज़मीन है, ठीक है। और यानी कि 20 एकड़ का एक धान का खेत है इनका। तो इनके यहाँ ये मजदूरी करती है कौन, तुलसी, ठीक है। और यहाँ पे तुलसी जो है, ये तुलसी के बारे में कहा गया है कि शादी से पहले भी ये अपने मायके में धान की खेतों में मजदूरी करती थी, ठीक है। और यहाँ भी मजदूरी कर रही है, 8:30 से लेकर 4:30 तक का समय है यहाँ पर। रामलिंगम की जो पत्नी है इसका नाम है करुथम्मा। ये क्या करती है, मजदूरों की निगरानी करती है, यानी अपने 20 एकड़ धान का खेत है, इसमें जो मजदूर कैसे कार्य कर रहे हैं, किस तरह से क्रियाकलाप संचालित हो रहे हैं, तो उसका निगरानी करती है, मॉनिटरिंग करती है, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि साल में कुछ ही ऐसे मौके होते हैं जब उसे जो है, तुलसी को जो है नियमित रूप से मजदूरी मिल पाती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऑफ सीजन होता है, ऑफ सीजन में मजदूरी नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि जब धान की फसल बढ़ जाएगी तो रामलिंगम के क्या करेगा, निराई के लिए, निराई या नराई, ठीक है, निराई का मतलब ये होता है कि धान की फसल के बीच बीच में घास वगैरह उगाती है, ठीक है, तो वो हटानी पड़ती है, ठीक है। घास वगैरह खरपतवार वगैरह निकल आती है तो उसे हटानी पड़ती है, उसे निराई बोलते हैं, ठीक है। या फिर कुछ फसलों की निराई इसलिए की जाती है, कुछ पौधे जो होते हैं पास में होते हैं तो उन्हें अलग कर दिया, पृथक कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसे निराई बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रामीण लोग तो सब जानते होंगे, मोस्टली शहरी लोगों का ही दिक्कत है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई जब धान एक तो लगाना हो तब बुलाते हैं हमें, दूसरी बात निराई करनी हो तब बुलाते हैं हमें, और इसके बाद फिर हम कटाई के समय बुलाते हैं। यानी हम कब बुलाते हैं, 3 बार बुलाते हैं, ठीक है। यानी मेनली पहली बार तो हमें जब फसल बोनी हो, फसल बोनी का मतलब ये है कि जब हम फसल लगा रहे हैं, धान हम खेतों में धान को खेतों में पौधारोपण कर रहे हैं तब बुलाते हैं। जब थोड़ी सी बाकी धान की फसल बढ़ जाती है उसके बाद उसमें घास खरपतवार जमाती है तब बुलाते हैं। अब जब कटना होता है, ठीक है, तब बुलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इनके पास नियमित रोजगार नहीं है, तुलसी के पास, जो तुलसी जी जो महिला है उनके पास नियमित रोजगार नहीं है, यानी कि कुछ ही दिनों के लिए रोजगार है। यहाँ से ये बात साबित हुई, ठीक है। अब यहाँ पर अगली बात यहाँ पे कही गई है कि ये जो तुलसी हैं, ठीक है, यानी कि ये बचपन से कार्य करती आ रही हैं, अब इनकी उम्र ज़्यादा होगी क्योंकि शादीशुदा हो गई हैं। यानी पहले तो क्या था कि पहले ये एकदम कर लेती थी कार्य, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि झुककर ये काम करते करते इनके पैरों में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है। तो ये इन्होंने बताया है, यानी अब उम्र के ढलने के साथ साथ थोड़ा इन्हें ये भी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पर कहा गया है कि रामलिंगम जो है इस कार्य के लिए तुलसी को प्रतिदिन का जो है 40 रुपये मजदूरी देता है, ठीक है। और ये मजदूरी जो है गांव में, इनके गांव में यानी इनके मायके में जो मजदूरी मिलती थी उससे कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये यहाँ पर काम कर रही हैं। काम इसलिए कर रही हैं कि भाई रामलिंगम एक बड़ा किसान है और रामलिंगम एक भरोसेमंद व्यक्ति भी है। यानी कि रामलिंगम ऐसा नहीं है कि भाई सस्ती जो है मजदूरी के लालच में कहीं दूसरे गांव में जाके भटके, ठीक है। तो वो अक्सर क्या करता है कि जब भी खेतों में काम होता है तो तुलसी को ही जाकर पुकारता है, तुलसी और उसके घर वालों को जाके पुकारता है, ठीक है। और बाकी के मतलब गाँव के आसपास के गाँव से सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। तो इसलिए तुलसी को जो है रामलिंगम पर और करुथम्मा जो है इन दोनों पर ट्रस्ट है, ठीक है। अब देखिए तुलसी का एक पति है, पति का नाम ये है तुलसी का रमन, ठीक है, ये भी मजदूर है। अब देखिए इसके पास कोई भी जमीन नहीं है, ये भी क्या करता है काम, ये खेतों में जो है कीटनाशक छिड़कता है, ठीक है। अब जब खेतों में काम नहीं मिलता है तो पास की खान से पत्थर या नदी से जो बालू वगैरह है इसको ढोने का काम करता है, ठीक है। और जो ये है यानी कि ये महिला तुलसी है, ये खेत में काम करने के अलावा घर का भी काम करती है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी औरतों के साथ जाकर अपनी आजीविका के लिए पानी वगैरह, लकड़ी वगैरह वनों से जो है लकड़ी वगैरह मिलती है वो उठा के लाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें ये तुलसी क्रियाकलाप करती है, ठीक है। इसके अलावा तुलसी का बताया गया है कि तुलसी ने कि यहाँ पर तुलसी की 2 बेटियां भी हैं। एक बेटी जो थी लास्ट ईयर बीमार पड़ गई थी, ठीक है, तो उसके इलाज के लिए इन्हें शहर जाना पड़ा और शहर जाने के लिए उन्होंने क्या किया कि रामलिंगम से उधार लिया। तो रामलिंगम से उधार जब लिया तो उस उधार को चुकाने के लिए इनके पास एक गाय थी, वो गाय भी इन्हें बेचनी पड़ी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि भाई आय के साधन है नहीं इनके पास, क्योंकि खेत यानी कि जमीन है नहीं इनके पास, ठीक है, खेतिहर मजदूर हैं ये लोग, और ऊपर से बीमारी आ गई तो क्या हुआ, इन पर कर्ज का बोझा और बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पर इस कहानी से ये बात साबित होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस कहानी में थोड़ा सा और हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है
कि परिवार जो है इनके जो है यानी यहाँ कहा गया है ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी, जलावन की लकड़ी लाने में और जानवर चराने में बीतता है। यानी ग्रामीण परिवारों में मूलतः आजीविका के कोई ज़्यादा साधन नहीं होते हैं, सीमित साधन होते हैं। तो मोस्टली ये लोग क्या करते हैं कि भाई जंगलों की लकड़ी पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जानवर वगैरह इनके पास पालते हैं, ठीक है। तो जानवर वगैरह में लगे रहते हैं, कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। तो और इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं होता। तो ये बात यहाँ पर कही गई है और ये सब आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर बात कही गई है कि घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को काम करना पड़ता है, बिल्कुल बात सही है कि भाई किसी व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आप बिना काम किए बैठे बैठे खाओ। हो सकता है भाई आप खा सकते हो, आपके घर में कोई और कमाने वाला हो तो खा सकते हो, ठीक है। अगर घर में नहीं कमाने वाला है, अगर आप अकेले हैं तो आपको कमाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ जतन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। अब देखिए यहाँ पर अब आंकड़ा एक बताया गया है, अब वो मैं आंकड़ा लिखवा दूंगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि हमारे देश में अगर देखा जाए, ठीक है, यानी हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। खेतिहर शब्द का मतलब ये है एग्रीकल्चरल, यानी केवल कृषि कार्यों में लगे हुए मजदूर, ठीक है। यानी कि ये वो मजदूर हैं जो किसी और कार्यों में संलग्न नहीं होते, केवल और केवल खेती के कार्यों में ही संलग्न होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि खेती में किस तरह की बेरोजगारी होती है। मौसमी बेरोजगारी का मैंने जिक्र भी किया था, यानी मैंने अर्थव्यवस्था जब पढ़ाई थी तो वहाँ को आप बताया था वहाँ पर आपको कि भाई खेती में कैसी बेरोजगारी होती है, मौसमी बेरोजगारी होती है। यानी खेती के कार्यों में हर वर्ष जो है आपको रोजगार में नहीं मिलता है, यानी कुछ कार्यों के लिए कुछ दिनों के लिए क्या होता है, रोजगार अवरुद्ध भी हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी की प्रकृति खेती के कार्यों में पाई जाती है, कृषि कार्यों में पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर वही बताया गया है कि 40% खेतिहर मजदूर हैं। इनमें से यहाँ पर बताया गया है कि कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी यहाँ पर तुलसी की तरह भूमिहीन है। यानी भूमिहीन का मतलब ये कुछ है ही नहीं, जमीन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख लेना है इसमें पहले का सब पॉइंट। तो देखिए ये स्थिति हमारे यहाँ इसमें आंकड़ा एक बताया गया, वो आंकड़ा आपने नोट डाउन कर लिया है। और ये लगभग हमारे देश में हर प्रत्येक गांव की, यानी मोस्टली जितने गांव हैं, ठीक है, उन सभी गांव की ये स्थिति देखने को मिल जाएगी। यानी एक जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर शेखर की बात की गई है। देखिए यहाँ पर तुलसी जो थी वो कैसी है, प्राणी, भूमिहीन है, उसके पास जमीन नहीं है, नहीं या तो तुलसी के पास भी नहीं है, ना ही उसके पति के पास है, रमन के पास भी नहीं है, ठीक है। अब भाई दूसरे किसान की कहानी यहाँ पर आई है, शेखर की कहानी है। शेखर एक छोटा सा किसान है, इसके पास 2 एकड़ जमीन है, ठीक है। और 2 एकड़ जमीन में जो सारा काम है खेत का वो स्वयं करता है। कभी कभी अपने बगल में आस पड़ोस के जो मिलने वाले किसान हैं उनसे मदद ले लेता है, इसके बदले में वो उनके यहाँ भी सहायता करवा देता है। यानी ये अक्सर होता है ग्रामीण परिवेश में, आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ सहायता कर देता है तो आप उसके यहाँ सहायता कर देते हैं, ठीक है। ये होता है ग्रामीण परिवेश में। यानी इसके लिए अभी भी आज भी अगर आप ये कल्चर देखें, हमारे भारत में कल्चर देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे गाँव में लोग पैसे नहीं लेते हैं, ठीक है। यानी आपने देखा होगा पहले छप्पर वगैरह रखवाने के लिए क्या करते थे, मोहल्ले के पड़ोसी इकट्ठे कर लिए तो रखवा दिए, छप्पर वगैरह रखवा दिया, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, लेंटर वगैरह पड़ते थे तो मजदूर वगैरह लोग नहीं बुलाते थे, यानी आस पड़ोस के लोग आ गए, डलवा दिया लेंटर, ठीक है। बाद में क्या हुआ, किसी और के यहाँ पड़ा तो ऐसे करके मैंने मिलजुल के काम चलता था। तो ऐसे ही आज भी हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कल्चर ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समस्या इसके सामने वही है, भाई 2 एकड़ जमीन है, उसके अलावा इसमें उत्पादन इतना ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। उत्पादन होता नहीं है यानी घर भी बड़ा है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए सारा अनाज अगर ये बेच देगा तो खाएगा क्या, ठीक है। ऊपर से यहाँ पर इसे जो है खेत में अनाज बोने के लिए जो है कुछ ना कुछ व्यापारी से उधार भी लेना पड़ता है, बीज और खाद उधार लेना पड़ता है, इसे चुकाने के लिए इसे कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कहा है कि भाई शेखर ने कहा कि इसे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलता है, कुछ से वो अपना उधार चुकाएगा और बाकी से अपना घर चलाएगा। यहाँ पर कहा गया है भाई 60 बोरी से धान निकलता है इसके, ठीक है। लेकिन 60 बोरी का जो धान मिलता है उसमें इसका जो उधार चुकाने के बाद इसके पास जो धान बचता है वो इसके घर का खर्चा चलाने के लिए मात्र 8 महीने लायक है, यानी 8 महीने का ही खर्चा चला पाता है, बाद बाकी साल के 4 महीने फिर भी रह जाते हैं। तो इसके लिए फिर क्या करता है, इसके लिए ये रामलिंगम की चावल की जो मिल है वहां पर काम करता है, ठीक है। यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई इसके पास, यानी इसने जो धान की खेती की, 60 बोरा धान निकला, 60 बोरा धान में से इसने क्या किया, बाद बाकी धान बेच दिया। क्यों बेच दिया, बेचने का रीजन ये था कि भाई इसने उधार लिया था, यानी कि पहले से रसूखदारों का जो सूदखोरों का उधार था, ठीक है, यानी खाद बीज का, वो चुकाया। तो वो चुकाने में इसने जो उधार चुकाने के लिए अपना कुछ धान बेच दिया। अब जो धान बचा, क्योंकि परिवार भी बड़ा है, तो वो धान जो है इसके परिवार की 8 महीने की जरूरतें पूरी कर रहा है, यानी 4 महीने की जरूरतें इसकी पूरी नहीं होंगी फिर, ठीक है। तो वो बात कहिए, इसके लिए इसे करना पड़ता है। रामलिंगम जो है, यानी ऊपर हमने पढ़ा था, जिसके पास 20 एकड़ जमीन है रामलिंगम, तो रामलिंगम की एक मिल भी है, रामलिंगम की एक चावल मिल भी है, यानी रामलिंगम का एक 20 एकड़ का धान का खेत तो है ही है, इसके अलावा चावल मिल भी ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये वहां पर काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर शंकर के पास एक शंकर गाय भी है,
ठीक है। यानी संकर का मतलब आप जानते होंगे मिक्स ब्रीड वाली, ठीक है। यानी संकर का मतलब आप जान सकते हैं कि मिक्स ब्रीड जो होती है, जो गाय ज़्यादा दूध देती हैं, ठीक है। जैसे अमेरिकन नस्ल वगैरह की गायें जो होती हैं ज़्यादा दूध देती हैं, ठीक है। तो ये उसका दूध क्या करता है, सहकारी समिति में बेच देता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं वहाँ पर बेच देता है। इससे उसका जो है दैनिक खर्चा चल जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, पूरा सिनेरियो क्रिएट करके बताया गया है कि भाई एक किसान है तुलसी, एक किसान है शेखर। तुलसी के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, शेखर के पास 2 बीघा ज़मीन भी है और एक गाय है। इसके अलावा भी फिर भी उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, फिर भी उसे जो है कहीं ना कहीं मजदूरी करनी पड़ रही है। रीज़न है इसके पास कि जनसंख्या, यानी कि कहीं ना कहीं जो है शेखर के यहाँ परिवार बढ़ा है, परिवार बढ़ाना होने की वजह से इनकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए जो साधन है वो कम पड़ रहे हैं, इसलिए मजदूरी भी करनी पड़ रही है। तो वो बात यहाँ पर निकल के आई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कहा गया कर्ज लेने पर, देखिए यहाँ पर कहा गया है, देखिए अगर हम देखें शेखर की बात नहीं, सभी किसानों को, सभी किसान जिनके पास जमीन होती है, यानी छोटी छोटी जमीन के टुकड़े होते हैं, तो उन्हें अपनी जमीन को बोने के लिए जो है जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए, खाद बीज वगैरह, ठीक है, कीटनाशक खरीदने के लिए इन्हें साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है। क्योंकि साहूकार वगैरह जो होते हैं, ये पता है आपको, इनके कर्ज की तरह नियत नहीं होती हैं। यानी आपने पढ़ा भी था जब मैंने अर्थशास्त्र पढ़ाया था 9th-10th का, कि ये लोग क्या करते हैं, मन माने ढंग से, औने पौने ढंग से कर्ज वसूलते हैं। कहीं कहीं 10-10% की ब्याज दरें होती हैं, 15% की ब्याज दरें होती हैं, ठीक है। हेरा फेरी भी कर लेते हैं। मान लीजिए लेके गए 500 रुपये, अब उन्हें 500 के आगे एक ये लगा दिया, 1500 हो गए। या ये भी हो सकता है 500 के आगे मतलब 0 पीछे लगा दिया, 5000 हो गए। क्योंकि किसान जो है गरीब लोग, पढ़े लिखे ज़्यादा होते नहीं है, तो इस बात का भी कुछ जो है सूदखोर जो है मुनाफाखोरी फायदा उठाते हैं। और आप देखते होंगे ये सारी घटनाएं अपने आसपास के परिवेश में देखते भी होंगे, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पर कही गई हैं। देखिए इस पार्ट में आपके मन में ये आ रहा होगा सर सरकार की योजनाएं, देखिए सरकार की योजनाओं का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है कि सरकार कुछ योजनाएं चला रही है कि ये कर सकती है, वो इसका जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको ग्रामीण आजीविका के बारे में बताया गया है, किस तरह से आजीविका चलती है, ठीक है। यानी हम उतना आगे तक अभी नहीं सोच रहे हैं कि जितना आगे आपके माइंड में भी चल रहा होगा कि सर आपने तो इकोनॉमी में ये पढ़ा दिया। देखिए इकोनॉमी मैंने क्लास 11th में पढ़ाए थे सारे टॉपिक, ये हम क्लास 6 की पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर ये भी चीज़ें हैं, सरकार के बारे में आपने बताया था, कैसे करके खर्चे के लिए सरकार कैसे सहायता करती है, तो वो सब चीजें क्लास 11th का पार्ट थी। क्लास 6 के बच्चे को हम ये सब चीजें नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं। यानी कि एक स्थिति ये होती है कि भाई किसान कर्ज लेता है, कर्ज के अलावा उसकी फसल जो होती है, यानी कि अगर मान लीजिए कर्ज नहीं लेगा तो अच्छा खासा बीज नहीं लगा पाएगा, और अच्छा खासा बीज नहीं लगाएगा तो फसल में कीड़ा लग जाएगा, या फसल बर्बाद हो जाएगी, या फिर बारिश पूरी से नहीं हुई तो फसल खराब हो जाएगी। यानी ऐसे करके किसान कहीं ना कहीं कर्जों तले दबता रहता है, कर्ज से उभर ही नहीं पाता है, ठीक है। यही कारण है कि आज भारत के अधिकतर क्षेत्रों में जो है किसान क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि कर्ज जो है लगातार बढ़ता जाता है। यानी वो इस आस में रहते हैं, उम्मीद में रहते हैं शायद इस साल जो कर्ज कम हो जाएगा, इस साल कर्ज कम हो जाएगा, लेकिन कर्ज जो होता है चूंकि ब्याज दरें बहुत ज़्यादा ऊंची होती हैं, ठीक है, और ऊपर से फसल भी अच्छी नहीं हो पाती है, तो ऐसे में कर्ज बढ़ता चला जाता है। तो एक ना एक दिन इन्हें फिर आत्महत्या के रास्ते पे इन्हें उन्मुख होना पड़ता है। तो वो इस पार्ट में बताया गया है, ठीक है, इस कहानी में बताया गया है। अब देखिए रामलिंगम और कड़थम्मा की बात कही गई है। रामलिंगम और कड़थम्मा ये वही हैं जिनके पास 20 एकड़ जमीन है। अब देखिए रामलिंगम कड़थम्मा ने अपना इतना अच्छा रूटीन बना लिया है, इन्होंने क्या किया कि भाई 20 एकड़ धान का खेत है ही है, इसके अलावा इन्होंने चावल मिल भी लगा दी, ठीक है, और इसके अलावा बीज और कीटनाशक बेचने की दुकान भी चला ली। यानी इन्होंने अपने पैसे का इतना अच्छा सर्कुलेशन बना लिया है कि अपनी जो ग्रोथ है, यानी अपनी आमदनी है बढ़ाने के लिए इन्होंने और प्रयास कर लिए। यानी इन्होंने सरकारी बैंक से लोन वगैरह ले लिया, कर्ज वगैरह ले लिया, ठीक है, और इसके अलावा आसपास के गांव से धान खरीद लेते हैं और शहरों के व्यापारियों को बेच लेते हैं, तो इन्हें कुछ ना कुछ मुनाफा उसमें से भी हो जाता है। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया कि अपनी जो स्थिति है उसमें सुधार कर लिया है, ठीक है। यानी कि दो किसान आपके सामने, यानी 3 कहानियां आई। 3 कहानियों में पहली की 2 कहानी आई रामलिंगम और कड़थम्मा की, जो कि इनके पास खेत है। दूसरी कहानी आपने पढ़ी किसकी, तुलसी वाली की, तुलसी जी की, तो तुलसी के यहाँ पास कोई भूमि नहीं है। तीसरी कहानी पढ़ी आपने शेखर की, शेखर के पास छोटी सी भूमि है लेकिन फिर भी वो हमेशा कर्ज में दबा रहता है, ठीक है। तो 3 कहानियां पढ़ी, लेकिन आपको समझ में ये आया कि भाई रामलिंगम कड़थम्मा इनका साइकिल अच्छा बना हुआ है, इनका रूटीन अच्छा बना हुआ है आय का, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगर भारत के संदर्भ में बात कर लें तो भारत में खेतिहर मजदूर और किसान कितने हैं, ये यहाँ पर बात निकल के आती है। देखिए भारत में अगर हम बात करें, ठीक है, तो भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। यानी कि यहाँ पर ग्रामीण परिवेश में 2 परिवार ऐसे होते हैं जो कि पूरी तरह से खेती के कार्यों में संलग्न होते हैं, एग्रीकल्चरल कार्यों में संलग्न होते हैं, ठीक है। और ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे को खेतों पर भी निर्भर रहते हैं, ठीक है। यानी कि जिनके पास अपना कोई स्रोत नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ नहीं है, तो वो दूसरों को खेतों में काम करवाते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई जो है भूमिहीन है और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट आप नोट कर लेना है,
ठीक है। इसमें चूंकि ज़्यादा कुछ नोट करने लायक नहीं है। अगर भारत के 80% किसानों की हालत देखें तो भारत के 80% किसानों की हालत यही है, ठीक है। क्या है? खेतिहर किसान है, यानी इनमें से केवल 20% किसान जो है जिनके पास रामलिंगम जैसे हैं, जिनके पास खेती वगैरह है, बड़े किसान हैं। यहाँ पर 80% किसान ऐसे हैं जो भूमिहीन है, जिनके पास भूमि नहीं है, या फिर भूमि है भी तो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो वो स्थिति आपने नोट कर ली होगी। यानी यहाँ पर लिख लेना, भारत के 80% किसानों के पास भूमि नहीं है और है भी तो बहुत कम है, ठीक है। 20% तो आप समझ जाएंगे इसका अर्थ। तो तीसरा पॉइंट भी आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो कई किसान हैं जिन्होंने अपना रूटीन अच्छा कर लिया, उन्होंने अन्य धंधे भी पकड़ लिए रामलिंगम और कड़थुम्मा की तरह, जिन्होंने जैसे मान लो सरकारी सहायता से क्या किया कि धान मिल भी लगा ली, जो कीटनाशक का काम भी कर लिया, खाद का भी काम कर लिया, ठीक है। और पड़ोस के गांव से धान वगैरह खरीदा, शहर में उसे अच्छे मुनाफे में बेच दिया। कुछ लोगों ने ऐसे करके अपनी आजीविका के साधन सृजित कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है। अब यहाँ पर अगर हम मध्य भारत की बात करें, ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि भाई कुछ लोग अपने पशुओं वगैरह को पालने के लिए या फिर और कार्यों करने के अलावा लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ वनोत्पादों पर भी निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मध्य भारत की कर लें तो मध्य भारत के कुछ गाँव में खेती और जंगल की उपज, ये दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं कि खेती से लोग जो है उनकी खाने बहने के लिए अनाज पैदा हो जाता है, और आजीविका के स्रोत के रूप में यानी जलाने के लिए जलावन लकड़ी वनों से इकट्ठा कर लाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिन्हें वो बेचकर जो है पैसा कमा लेते हैं। वनों से उत्पाद होने वाले पैदा होने वाले उत्पादों से, जैसे महुआ बीनना, तेंदुए के पत्ते इकट्ठा करना, ठीक है, शहद निकालना और इन्हें व्यापारियों की मदद से बेचने के, ये काम के के अतिरिक्त आय के स्रोत हैं। ये मध्य भारत के किसानों की बात कही जा रही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों ने क्या किया है कि अपने रूटीन में सहकारी समितियों को दूध वगैरह बेच देते हैं, ठीक है। सहकारी समिति को दूध बेचना भी कई लोगों के आजीविका कमाने का मुख्य साधन है, ठीक है। अगर हम समुद्र तटीय इलाकों की बात करें तो समुद्र तटीय इलाकों में हम देखेंगे तो वहां पर क्या है, मछली पकड़ना, यानी कि पूरे के पूरे गांव किसमें लगे हुए हैं, वो मछली पकड़ने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही एक गांव की कहानी आती है, इसका नाम है पुदुपेटू। पुदुपेट गांव है, ये गांव जो है पूरा समुद्र तटीय गांव है, ठीक है। और यहाँ के मोस्टली लोग किसमें लगे हुए हैं, मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। यहाँ पर एक कहानी और आ जाती है, इसमें कहानी आती है अरुणा और पारीबेलन की कहानी, ठीक है। यानी कि ये अरुणा और पारीबेलन कौन है? देखिए यहाँ पर अरुणा जो है पत्नी है, और ठीक है, यानी पुदुपेटू गांव की वह कहानी कही गई है। यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ चारों ओर जाल और कैटामरैन यानी मछुआरों की एक खास तरह की छोटी नाव होती है, स्टीमर टाइप बोल सकते हैं उसे, कैटामरैन कहते हैं, ठीक है। तो उनकी पंक्तियाँ देखी जा सकती हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सारे के सारे लोग जो है मछलियाँ पकड़ के लौट के आते हैं, फिर उन्हें खरीदते बेचते हैं, यानी उनकी नीलामी होती है। तो यहाँ पर जो अरुणा है उसका पति यहाँ पर है एक, इसका नाम है पारीबेलन, ठीक है। उसका भाई और जीजा ये इसी कार्य में संलग्न है, ठीक है। और ये इसी के लिए डेरी जाते हैं। यहाँ बताया गया है कि आज तूफान में फंस गए थे इसलिए देरी हो गई, ठीक है। तो देरी से यहाँ पर इनकी नीलामी हो पाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो मछलियाँ पकड़ के लाते हैं उनमें से एक हिस्सा निकाल लेते हैं खाने भर के लिए, ठीक है, बाद बाकी बाजार में बेच देते हैं। और देखिए यहाँ पर कितने लोग पार्टनर हैं, यहाँ बताया गया था पारीबेलन, इसका भाई जीजा, ठीक है। ये 3 लोग तो ये पार्टनर यहाँ पर हैं, ये चौथा व्यक्ति और है यहाँ पर। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि जो ये होती मछलियाँ होती हैं, ठीक है, उनके 4 भागों में बट जाता है। 3 हिस्से तो ये 3 लोगों में जो मछली पकड़ने जाते हैं, यानी कौन, पारीबेलन, अरुणा का भाई और उसका जीजा, ये 3 हिस्से तो ये बांट लेते हैं। और बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होती है, यानी जिससे सहायता लेते हैं, जाल वगैरह नाव वगैरह लेकर जाते हैं, उसको एक हिस्सा मिलता है। तो ऐसे करके ये मछली जो लेकर आए उसको 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये 4 हिस्से कर लेते हैं, आपने ये समझ में आया, ठीक है। अब देखिए जाल वगैरह जो होता है उसे अब मरम्मत करनी पड़ती है हमेशा, यानी कि जाल वगैरह, इंजन वगैरह जो है, कैटा जो है, कैटामरैन पर इंजन वगैरह लगा उसकी मरम्मत करनी पड़ती है। तो वो बात बताई गई है किसके लिए इन्होंने जो है बैंक से एक लोन लेकर ये कैटामरैन पर इंजन वगैरह लगाया, ठीक है। इसलिए दूर तक जा पाते हैं, ज़्यादा मछलियाँ पकड़ पाते हैं। तो यानी इन्होंने एक पूरी कहानी बताई गई है कि कैसे करके मछलियाँ पकड़कर आजीविका चलाते हैं, वो कहानी इन्होंने बताई है, ठीक है। इसके अलावा जो अरुणा है वो दोपहर के 12 बजे तक इसका काम निपटा देती है, ठीक है। फिर शाम के टाइम पे इनके जो पति वगैरह हैं वो अगले दिन की तैयारी करते हैं, यानी जाल की मरम्मत वगैरह करते हैं, उसे सुलझाते वगैरह हैं। वही कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत इन्हें कब होती है कि भाई मानसून के दौरान क्या होता है, मछलियों का प्रजनन, ठीक है, होता है, यानी मछलियाँ प्रजनन करती हैं, ठीक है। यानी हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते हैं,
क्योंकि वहाँ पर मछलियाँ उस समय प्रजनन कर रही होती हैं। क्योंकि प्रजनन नहीं होगा, मान लीजिए अगर उस समय बरसात के सीजन में मछलियाँ पकड़ लेंगे ये लोग और उनका प्रजनन ही नहीं होने देंगे तो क्या होगा, मछलियों की संख्या यकायक कम हो जाएगी। तो इसलिए मजबूरी इनकी ये है कि भाई 4 महीने के लिए बरसात के सीजन में इन्हें रुकना पड़ता है, यानी एक तरह से बेरोजगार हो जाते हैं लोग। ठीक है, ये 4 मंथ के लिए इनके पास कोई काम नहीं रह जाता, बेरोजगार हो जाते हैं। तो मजबूरी है, रुकेंगे नहीं तो भाई बेकार, तो मछलियों का जो प्रजनन नहीं होगा तो वाकई में वहाँ पर मछलियों का उत्पादन भी नहीं होगा, तो इसलिए रुकना पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये क्या करते हैं, व्यापारी वैसे उधार से अपना गुजारा चलाते हैं। ठीक है, इस कारण क्या होता है कि भाई जब नीलामी होती है तो वो अपने मन से नीलामी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसी व्यापारी से इसने उधार लिया है जिनसे उसकी हिसाब से नीलामी होती है, तो इन्हें मनमाना पैसा नहीं मिल पाता है, पैसे कम मिलते हैं। तो वो एक कहानी इनकी बताई गई है। ठीक है, तो ऐसे करके भाई यहाँ पर आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन क्या क्या हैं, वो आपने देख लिए। यहाँ पर वही कहा गया है कि भाई कुछ खेतीबाड़ी का काम करते हैं और यहाँ पर अन्य काम करके आजीविका चलाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, 6वां पॉइंट आएगा, खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुवाई और कटाई। ठीक है, और फसल अच्छी हो इसके लिए ये प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है किसान को अधिकतर। ठीक है, यानी किसान प्रकृति पर इसका कोई जोर नहीं चलता है, कभी ओले पड़ गए, कभी बारिश आ गई थी, ठीक है, आंधी तूफान आ गए तो फसल को नुकसान भी हो गया। तो ये सब चीज़ें किसान कहीं ना कहीं हिलता है, और आप और हम लगभग सभी लोग किसान परिवारों से आते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ यहाँ पे वीडियो देखने वाले कुछ व्यक्ति हों, हम ये मान के चल रहे हैं वीडियो देखने वाले ज़्यादा व्यक्ति नहीं होंगे, 20% ही होंगे जो किसान परिवारों से नहीं आते होंगे। बाद बाकी 80% लोग इस चैनल पर जो मौजूद हैं वो किसान परिवारों से ही हैं। ये मेरा आंकड़ा बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितने बड़े लोग होंगे वो ऑब्वियस सी बात है वो स्टडी विद मयंक को नहीं देखेंगे, वो जाकर देखेंगे जो पेड चैनल है उन्हें देखेंगे, यानी जहाँ पर पैसा, यानी या तो कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि किसान परिवारों के पास इतना पैसा नहीं होता है तो उनके बच्चे नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो वो लोग यहाँ पर होंगे, ये मैं जानता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, असमानताएं और समस्याएं वगैरह ये सब आपने देखी कि कैसे ज़िंदगी की बसर कर रहे हैं, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं किसानों के सामने हमेशा समस्याएं बनी रहती हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि किसान हमेशा इन समस्याओं में क्यों डूबा रहता है, उसका कारण यहाँ पे बताया गया है, वही सब ये कहानी वो कह रही है। ठीक है, यानी छोटे छोटे किसान हैं, खेतिहर मजदूर हैं, मछली पकड़ने वाले परिवार हैं, गांव में हस्तशिल्प काम करने वाले परिवार हैं। तो ये सब किसानों के बारे में विशेषताएं बताई गई हैं कि ग्रामीण परिवेश में किसान जो है कैसे अपनी आजीविका सृजित करते हैं, कैसे आजीविका चलाते हैं। और देखिए यहाँ पर एक जिक्र किया गया है नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती का। ठीक है, नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती का, ये हेडिंग डाल लेना आप, हेडिंग। ये देखिए गाँव है, इसका नाम चिजामी है, यानी गांव है ये जहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती होती है नागालैंड में। ठीक है, और ये नागालैंड के फेक जिले में है, यानी कि नागालैंड का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है फेक जिला। ठीक है, देखिए यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, वो चखे संघ समुदाय एक रहता है उसके लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, यानी सीढ़ीनुमा का मतलब होता है कि पहाड़ी की ढलाव जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक सपाट किनारों को साइड से उठा दिया जाता है, इसलिए कि ताकि पानी बना रहे बीच में। ठीक है, तो ये बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लोग खेती करते हैं, चावल की खेती करते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है, यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा। सेकंड पॉइंट देखिए, यहाँ पर अगर बात करें चिजामी लोगों की जो प्रवृत्ति है खेती करने की, उनकी ये है कि भाई ये अपने खेत में है। ठीक है, लेकिन एक इकट्ठे होकर एक दूसरे खेतों में काम भी करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि सहायता भी करते हैं। इसके बदले में क्या करते हैं, यानी कि आज हम किसी के में सहायता करा रहे हैं, कल वो हमारे में सहायता कराएगा, ऐसे करके काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा 6 से 8 लोग मिलकर समूह बनाते हैं, इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से में घास पतवार साफ करते हैं, यानी ऐसे करके समूह में कार्य करते हैं लोग। विशेषता इनकी ये निकल के आई कि ये लोग समूह में कार्य करते हैं। ठीक है, यानी इस यहाँ पर किसी प्रकार की मजदूरी वगैरह का प्रचलन नहीं है, समूह में कार्य कर रहे हैं। तो आपने नागालैंड के जो चखे संघ हैं उन लोगों के बारे में आपने देख लिया। ठीक है, और वहाँ पर जो गाँव चिजामी जो कि फेक जिला है, ठीक है, तो उसमें पड़ता है ये, तो आपने इनके बारे में विशेषता इनकी देख ली है। ठीक है, तो ऐसे करके आज आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। आई होप आप लोग इस अवधारणा से अवगत हो गए होंगे। देखिए यहाँ पर जो क्लास 6, 7, 8 वहाँ पर ज़्यादातर जो चैप्टर हैं उन सब में कहानियाँ ही दी गई हैं। कहानियाँ इसलिए दी गई हैं क्योंकि बच्चों का जो कहते हैं कि उनकी जो मनोशारीरिक विकास जो होता है उस अकॉर्डिंग दिखा जाता है। ठीक है, कि भाई उनका मस्तिष्क क्षमता है या नहीं है, यानी कि उन्हें जो संग्रहण करने की उनकी क्षमता जो है वो है या नहीं है, कैसी चीज़ें समझेंगे, इसलिए उन्हें कहानी से अटैच किया जाता है। तो इस चैप्टर में पूरी कहानीबद्ध तरीके से समझाया गया था कैसे लोग आजीविका गाँव में चलाते हैं, कैसे गाँव में रहते हैं, तो वो आपने आजीविका का तरीका जान लिया। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर भी पसंद आया होगा। देखिए मेरी पूरी कोशिश यही रहती है। देखिए कुछ लोगों का सजेशन आप में से ये भी है कि सर कहानी ना बता के डायरेक्ट आप फैक्ट बता दिया कीजिए। देखिए डायरेक्ट फैक्ट बता देंगे तो आप ये समझ लीजिए फिर पढ़ने का आनंद नहीं रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट फैक्ट का मतलब ये होता है कि भाई मैं एक वीडियो में ही पूरी क्लास 6 खत्म कर सकता हूँ,
क्या आएगा, 2-2 3 फैक्ट होंगे बता देंगे ऐसे ही, ठीक है, वीडियो खत्म होगी, लेकिन वो आनंद नहीं आएगा। आप जो रसानुभूति करते हैं, यानी कि जो आनंद लेकर पढ़ाई करते हैं, वो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। फिर आपको एक फैक्ट रटने मात्र केवल रह जाएंगे कि केवल रटने हैं। तो हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को रटवाना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जब ये सब चीज़ें आप कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं, तो आपको जैसे ही लिखने का नंबर आए तो आप अचानक से आराम से अपना दिमाग दौड़ाकर लिख दें, ठीक है। आपको रटना ना पड़े कि सर ने ये कहा था, ये लाइन कौन सी थी, ये लाइन नहीं लिखेंगे तो हमारे लिए ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी। यानी आप कहानी के रूप में पढ़ें, कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में बना भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस नहीं, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। मेरी सभी से गुजारिश भी है कि आप लोग पर डे 5-5 लोगों को वीडियो सेंड किया कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ पाएं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को अभी तक पता नहीं है कि चैनल पर इस तरह की क्रिया जो है गतिविधियां भी संचालित हो रही हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल के बारे में अवगत करवाएं लोगों को। तो चलिए आज के लिए बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।